Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy Class 12th, we will start a new chapter Non-Profit Organization. इसको हम शॉर्ट में NPO भी कहते हैं. तो Non-Profit Organization जो है एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है ये नॉर्मल एक फॉर्म है. जैसे आपने बिजनेस स्टडीज़ में 11th क्लास में आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने जो है 5 तरह के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड कंपनी. तो ये 5 फॉर्म्स के हमने जो है पढ़े थे, थ्योरी पढ़ी थी. और उसके बाद हमने जो है 11th क्लास में अकाउंटिंग जो सीखी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की सीखी थी, जिसमें जो सोल प्रोप्राइटर जो है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसके खाते कैसे मेंटेन किए जाते हैं. उसके बाद +2 में आपने जो है सीखा, अभी हमने जो है पार्टनरशिप के बारे में सीखा था कि पार्टनरशिप बिजनेस जब करते हैं तो उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, किस तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है पार्टनर के एडमिशन पे, रिटायरमेंट पे, डेथ के केस में, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, या जो है डिसोल्यूशन किस तरह से होता है, बिजनेस को समाप्त करना हो तो कैसे किया जाता है. तो डिफरेंट जो हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर सीखे थे पार्टनरशिप से रिलेटेड. तो नाउ वी विल डू द डिफरेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपने पढ़ा था, वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने मेंबर्स के फ़ायदे के लिए खोली जाती है और उनको बेनिफिट दिया जाता है. तो डिफरेंट टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हमने पढ़ी थी. तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा कोई क्लब हो सकते हैं, कोई जो है चैरिटेबल हॉस्पिटल्स या किसी तरह के भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, और इनका रजिस्ट्रेशन जो है इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं. तो उनके लिए जो अकाउंटिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे अलग होती है. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से इसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर किया जाता है, एनपीओज के किस तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और किस तरह से उनका हिसाब किताब किया जाता है. सो लेट अस स्टार्ट. सो मीनिंग of NPO is, it is the organization which is not a business organization, that is whose objective is not to earn profit. तो business organization जो नहीं है वो क्या है, NPO है. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पैसा कमाना. तो मेन ऑब्जेक्टिव ही हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस करना है. जबकि NPO का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस करना नहीं है, अपने जो वो मेंबर्स हैं उनका वेलफेयर होता है. तो हुज ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड लुक आफ्टर देयर वेलफेयर. दैट इज उनका फ़ायदा देखना है अपने, जो जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पढ़ा था किस तरह से हम अपने जो डिफरेंट टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं और किस किस पर्पस के लिए वो खोली जाती हैं और क्या उनको बेनिफिट जो है अपने मेंबर्स को वो दे सकती हैं. तो सम एग्जांपल्स ऑफ NPOs आर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो चंदे से चलते हैं और फ्री में जो है पेशेंट्स का, लोगों का इलाज करते हैं. उनका मेन ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना नहीं है, सोसाइटी को सेवा देना है, सर्विस प्रोवाइड करना है. देन स्पोर्ट्स क्लब्स हैं या एंटरटेनमेंट क्लब्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं, अनाथ आश्रम जो होते हैं, और इस तरह से कई ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जो कि अपने मेंबर्स को फ़ायदा देने के लिए खोले गए हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ऑब्जेक्टिव जो है सर्विस प्रोवाइड करना है सोसाइटी को या अपने मेंबर्स को, वो आपके जैसे NGOs वगैरह भी होते हैं या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग जो पर्पस के लिए खोले जाते हैं, समाज की सेवा के लिए, उद्धार के लिए, वो सारे आपके NPOs में आते हैं. तो लेकिन अकाउंटिंग जो है वो हर एक की ज़रूरी है. ये नहीं कि वो अगर NPO है तो उसको अकाउंटिंग वर्क की ज़रूरत नहीं है, उसको भी अकाउंटिंग उसमें भी ज़रूरी होती है. लेकिन उसमें जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उसकी अकाउंटिंग थोड़ी अलग होती है. तो वो क्या होती है हम आगे देखेंगे. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPO, क्या विशेषताएं होती हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि ये NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो द मेन मोटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड द सोसाइटी. तो मेन मोटिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है. द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर डोनेशंस, ग्रांट्स एंड सब्सक्रिप्शंस एटसेट्रा. तो मेन सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ये कोई प्रोडक्शन तो नहीं करती हैं, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, कोई सेवा, वो जो है पैसे कमाने के लिए किस तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं होती है. तो ये बेसिकली क्या करती हैं, जो इनकम है इनके पास कोई प्रॉफिट नहीं होता है, जैसे नेट प्रॉफिट वगैरह. तो इनके पास जो पैसा कहाँ से आता है इनको चलाने के लिए, तो जो डोनेशंस होती हैं, जो अनुदान राशियाँ होती हैं, या ग्रांट्स होती है, सरकार की तरफ से जो ग्रांट्स दिया जाता है, पैसा दिया जाता है इनको चलाने के लिए, या सब्सक्रिप्शंस हैं जो मेंबरशिप फीस होती है इनको मिलती है. तो ये छोटे छोटे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिनसे इनको पैसा प्राप्त होता है, जिससे कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस को चला सकते हैं. देन रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंपल्सरी अंडर इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट 1912. तो जो इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट 1912 है उसके अंदर सभी जो सोसाइटीज़ हैं
या एनपीओज हैं, इनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी एनपीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को खोला नहीं जा सकता है, चलाया नहीं जा सकता है। देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और जो बैलेंस शीट है उसमें हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा चेंज है, एनपीओज में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनता है, उसकी जगह हमारा बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो तीन जो है मेन चीज़ें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती हैं एनपीओ में। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे ये सब क्या होते हैं। देन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज़ यूज। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उसका मतलब होता है जो फंड्स जो इनको प्राप्त होते हैं गवर्नमेंट से डोनेशंस के रूप में, तो इसमें जितना फंड आया और उसमें से कहाँ कहाँ खर्च किया है, बस इतना ही सिंपल सा हिसाब हमें रखना होता है। जो भी पैसा हमें मिल रहा है डिफरेंट फॉर्म्स में, उनको हमने कहाँ कहाँ से प्राप्त किया और किस तरह से उसमें से हमने कहाँ कहाँ खर्चा किया। तो बेसिकली जो इसमें एनपीओ में होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू सम ऑफ द बेसिक टर्म्स दैट इज यूज्ड इन द एनपीओज, यानी कि कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे नए शब्द हम यहाँ पर सीखेंगे जो हमने पहले नहीं सुने हैं और जिनका हम बिजनेस में यूज़ भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ एनपीओज में यूज़ होते हैं टर्म्स, क्योंकि हम इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। एनपीओ में किस तरह की अकाउंटिंग होती है, क्या क्या किया जाता है, तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है जो भी नए टर्म्स हैं, नए शब्द हैं, उनका क्या मतलब होता है और उनको हम किस तरह से इसमें ट्रीटमेंट देते हैं एनपीओज में। तो जो सबसे पहले हमारा जो टर्म है दैट इज सरप्लस। सरप्लस इसको हिंदी में आधिक्य कहते हैं। तो व्हाट इज सरप्लस? इट इज इक्वलेंट टू प्रॉफिट। तो मतलब सिर्फ नाम में ही अंतर है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हम प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं और एनपीओ में हम सरप्लस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बट बेसिक नेचर जो है वो इनकम का वो सेम है, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ एनपीओ इज कॉल्ड सरप्लस। तो अगर जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस है, यानी कि अगर हम इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, जो पैसा हमारे पास आया है इनकम के रूप में या फंड्स के रूप में, उनमें से अगर हम खर्चा जो निकाल देते हैं तो उसके बाद जो बच जाता है उसे सरप्लस कहा जाता है। देन सेकेंड टर्म इज डेफिसिट। डेफिसिट जो होता है इसमें जो है हम इसको कमी कह सकते हैं। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ऑफ एनपीओ इज कॉल्ड डेफिसिट। तो इसको हम लॉस कह सकते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसमें होता है लॉस, लेकिन यहाँ पर लॉस शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, प्रॉफिट शब्द का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, इसलिए इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। उसकी जगह टर्म यूज़ होती है डेफिसिट लॉस के लिए और सरप्लस जो है वो प्रॉफिट के लिए एनपीओज में। तो इसमें जो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया और इनकम यदि कम है, तो जितना ज़्यादा खर्चा हो गया है, डिफरेंस है, वो हमारा डेफिसिट कहलाता है। देन सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस जो होता है इट इज़ द मेंबरशिप फीस रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ एनपीओ ऑन एनुअल बेसिस। तो हर साल जो है मेंबर्स बने रहने के लिए जो है मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है इसको, और एनुअली ये पे की जाती है। हर साल में एक बार जो है इसको पे करना पड़ता है मेंबर्स बने रहने के लिए, तो इसको सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो दैट इज़ इनकम फॉर द एनपीओ। ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है इनका, क्योंकि जितने सदस्य बनते रहेंगे उनसे उनको ये फीस जो है एक तरीके से मिलती रहेगी और इनको एक मेन इनकम प्राप्त होती रहेगी। देन नेक्स्ट टर्म इज लीगेसी। लीगेसी इज द अमाउंट असेट्स एटसेट्रा रिसीव्ड बाय एनपीओज फ्रॉम द डिक्रीज्ड पर्सन अंडर हिज विल। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो है मरते समय या मरने से पहले अपने जो है विल लिखता है। विल यानी कि अपने जो वसीयतनामा जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, तो वसीयतनामे में वो लिखता है कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई कैश हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, तो किसी भी तरह की जो चीज़ है वो अपनी जो है किसी एनपीओ को वो दान कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मरने से पहले अपना घर जो है अनाथ आश्रम को दान कर दे कि भाई इसमें आप अनाथ आश्रम चला सकते हो, या आप इसकी जगह अस्पताल की तरह यूज़ कर सकते हो इस जगह को, या आप कैश दे सकते हो पैसा। तो कुछ भी सामान हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई एसेट हो सकती है, कोई कैश हो सकता है, या किसी और तरह का चीज़ हो सकती है जो व्यक्ति अपने मरने से पहले अपनी विल में लिखता है और उसको डोनेट कर देता है इनको। तो ये क्या हो गई, लीगेसी, वसीयतनामा, उससे प्राप्त होने वाला जो भी डिक्रीज्ड पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, क्योंकि ये मरने के बाद मिलता है, तो उसकी डेथ के बाद जो भी उसके ने और एनपीओ के नाम जो की है वो हमारी एक तरह से हमारे लिए इनकम है
और लीगेसी जो है ये साल ज़िंदगी में, क्योंकि कोई व्यक्ति रोज़ रोज़ तो मरेगा नहीं, तो कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं एनपीओज़ के लिए जो कभी कभी होने वाली होती हैं, कुछ इनकम ऐसी होती है जो रेगुलर बेस पे होती है। जैसे यहाँ पर ऊपर हमने सब्सक्रिप्शन पढ़ा था, तो हर साल जो है ये सब्सक्रिप्शन मिलती है। तो जो रेगुलर नेचर की चीज़ें होती है उसे हम रेवेन्यू आइटम में काउंट करते हैं, और जो कभी कभार होने वाली चीज़ें होती हैं उसे हम कैपिटल इनकम के रूप में देखते हैं। तो लीगेसी जो है इट इज़ कैपिटल इनकम, और सब्सक्रिप्शन जो है इट इज़ रेवेन्यू इनकम। तो ये हर साल मिलेगी, लेकिन लीगेसी हर बार नहीं मिलेगी। कभी कभार कोई व्यक्ति जो है इस तरह की अपनी चीज़ें डोनेट कर सकता है, अपनी वसीयत दे सकता है। तो ये एक कैपिटल नेचर की इनकम है। तो जो चीज़ें रेवेन्यू नेचर की होती हैं उसको हम जो है अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं, और जो चीज़ें कैपिटल नेचर की होती हैं उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। यानी कि सब्सक्रिप्शन जो है इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो लीगेसी है इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं किस चीज़ को हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, किस चीज़ को हमें जो है बैलेंस शीट में शो करना है। तो कैपिटल नेचर की सारी चीज़ें बैलेंस शीट में आती हैं, और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स जो होते हैं, चाहे वो इनकम और एक्सपेंसेस हो, वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। देन नेक्स्ट टर्म इज डोनेशन। डोनेशन इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अदर्स बाय एनपीओ इन कैश और काइंड दैट इज डोनेटेड बाय द अदर्स। तो डोनेशन जो होते हैं, इसको जो चंदा होता है एक तरीके से, या अनुदान राशि होती है, ये एक ऐसा पैसा होता है जो कोई हमें डोनेट करता है, हमें दान करता है। तो दान राशि इसको हम कह सकते हैं। और ये दो तरह की होती है, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। तो सामान्य डोनेशन जो होती है, सामान्य दान जो होता है, द डोनेशन डोनेटेड अमाउंट कैन बी यूज्ड बाय एनपीओ फॉर एनी पर्पस फॉर मीटिंग द रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जनरल डोनेशन होती है, इसमें कोई नाम दे करके नहीं कहा जाता कि आपको ये पैसा यहीं पे खर्च करना है। तो मान लीजिए आपको किसी ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख रुपए डोनेट कर दिए हैं, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस 1 लाख रुपए को कैसे यूज़ करें, अब वो आपकी इच्छा है। आप उसमें से कोई सामान ले सकते हैं, एसेट खरीद सकते हैं, या आप इसको कोई रेगुलर खर्चे पे, इसमें से आप सैलरी पे करना चाहें, आप इसमें से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कर सकते हैं, या आप इसमें से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई एसेट खरीदना चाहते हैं, कोई सामान लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें यूज़ करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती हमारे पास। दूसरी तरफ जो स्पेसिफिक डोनेशंस होती हैं, दिस अमाउंट ऑफ डोनेशन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच इट इज़ रिसीव्ड। तो ये किसी पर्टिकुलर काम के लिए दी जाती है, हम उस पैसे को सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग किसी ने दी है हमें, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हम उससे सिर्फ बिल्डिंग ही बना सकते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक डोनेशन है, उसका पैसा सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ किया जा सकता है जिसके लिए वो दी गई है। तो इस तरह से दो तरह की डोनेशंस होती हैं, जनरल और स्पेसिफिक डोनेशंस। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है, इट इज़ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पर्सन इन लम सम फॉर गेटिंग लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ द एनपीओ। तो जैसे हमने सब्सक्रिप्शन फीस देखी थी, वो हर साल जो है एनुअल बेसिस पर जो है व्यक्ति पे करता है मेंबर बने रहने के लिए। लेकिन जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, तो हम हर साल पे करने की बजाय ऐसा भी किया जा सकता है, ये ऑप्शन भी जो है एनपीओज देती है अपने मेंबर्स को, कि आप एक ही बार सारा पैसा दे दीजिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो इसमें जो अमाउंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम पूरे आजीवन उसको जो है सदस्यता उसकी दे रहे हैं, मेंबरशिप दे रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। तो इसमें ज़्यादा अमाउंट पे करके जो है वो एक साथ ही इसको देना पड़ता है लमसम में, और उसके बाद उसे बार बार हर साल जो है पैसा नहीं देना पड़ेगा, और वो हमेशा के लिए हमारा जो एनपीओ है उसका मेंबर बन जाता है। तो उसे लाइफ मेंबरशिप फीस कहा जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, जो चीज़ें हमें कभी कभार मिलती हैं उसे हम कैपिटल नेचर की चीज़ें मानते हैं। तो क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस भी हमें एक ही बार मिलती है, कोई व्यक्ति एक ही बार हमें पैसा देगा और हमेशा के लिए हमारा मेंबर बन जाएगा, तो इसलिए इट इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम एंड इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट। देन एंट्रेंस फीस, तो प्रवेश शुल्क जो होता है, इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर और पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम टू बिकम मेंबर ऑफ एनपीओ। तो जब कोई व्यक्ति पहली बार हमारा सदस्य बनने के लिए आता है, तो उससे हम एक फ़ीस लेते हैं, उसे कहते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस या प्रवेश शुल्क इसको कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब वो हमारा मेंबर बनता है तो हम उससे ये फ़ीस लेते हैं, और ये जो अमाउंट है ये भी आपका शो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद जो है, ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमें यूज़ करते हैं एनपीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और
ये नाम जो है हमारे कंटिन्यूएशन में जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे हम आते रहेंगे, और उसके हिसाब से जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि किसको कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि किसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएं, किसको हम बैलेंस शीट में दिखाएं, और उसके हिसाब से हम जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द अकाउंटिंग प्रोसीजर इन एनपीओ। तो एनपीओ में जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर लगभग सेम होता है जैसे कि आपका दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, लेकिन यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, लेकिन यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था कि पहले हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो होता है रियल अकाउंट की तरह होता है, कैश बुक की तरह होता है, और इसमें जो जैसे कैश बुक होती है उसमें सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट्स आते हैं, करंट ईयर के इनकम्स, और जो कैश जो हमारे रिसीव्ड है और कैश पेमेंट्स हैं वो आती हैं। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें कैश पेमेंट्स तो आती हैं और कैश इनकम भी आती है, लेकिन वो जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी तरह का आ सकता है, और इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के जो है इनकम्स या एक्सपेंसेस आते हैं। तो इट रिकॉर्ड ऑल द कैश एंड बैंक रिलेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन समराइज्ड फॉर्म एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो साल के एंड में बनाया जाता है कैश बुक की हेल्प से। तो जो भी कैश हमने रिसीव किया है बैंक के थ्रू हो या कैश हो तो वो हमारा इसमें आता है। तो जो लेफ्ट साइड होती है रिसिप्ट, जो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल पर ये बनता है। तो डेबिट साइड सारी रिसिप्ट्स होती हैं, क्रेडिट साइड सारी कैश पेमेंट्स होती हैं। और कैश बुक में और इसमें डिफरेंस ये है कि कैश बुक में सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें हमने ली हैं, और यहाँ पर डिफरेंस जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, तो इट रिकॉर्ड्स बोथ आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल इन नेचर एंड रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो इसमें एक तो कैपिटल नेचर, यानी कि आपने अगर मशीन खरीदी है तो आप उसको रिसिप्ट जो पेमेंट साइड शो कर रहे हैं, कैश पेमेंट करके आपने मशीन खरीदी है, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी आप इसमें शो कर रहे हैं। और आपने अगर सैलरी पे की है तो भी आप इसमें शो कर रहे हैं, यानी कि आप रेवेन्यू नेचर की आइटम्स भी इसमें शो कर रहे हैं। दूसरा, आप अगर पिछले साल की कोई अपने कोई इनकम आपको मिली है, मान लीजिए कि पिछले साल किसी मेंबर ने फीस नहीं दी थी, वो इस साल दे रहे हैं तो आप उसको भी लिख रहे हैं। करंट ईयर में जो मेंबर्स फीस दे रहे हैं उनकी भी लिख रहे हैं, और अगले साल के लिए किसी ने एडवांस फीस दे दी आपको, वो भी आप लिख रहे हैं। जबकि हम नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ अकाउंटिंग में करंट ईयर की चीज़ों को मैचिंग कंसेप्ट के बेस पर बनाते हैं कि कितने इनकम इस साल हमने कमाई और उसमें से कितना खर्च हो गया हमारा, और उसके बाद कितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने सारी चीज़ें प्योरली कैश बेसिस पर लिखी हैं, लेकिन वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टाइम के पीरियड से रिलेटेड हो सकती हैं। साथ ही वो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों तरह की चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। After preparing the receipt and payment account, we prepare the income and expenditure account. So income expenditure is similar to the profit and loss account of the business organization and record only the करंट ईयर रेवेन्यू रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो ये बिल्कुल जो है हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिमिलर होता है उसी तरह से, सिर्फ यहाँ पर नाम डिफरेंट है। तो एक्सपेंडिचर साइड जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन के बेस पर इसका जो है रूल अप्लाई होता है। तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आती हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस यानी कि जब आपको करंट ईयर से रिलेटेड इसमें आइटम्स होते हैं, चाहे आपको कैश मिला नहीं मिला, तो सिमिलर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हमारा इसमें प्रॉफिट और लॉस की तरह प्रिपेयर होता है। उसके बाद लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जैसे नॉर्मली हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बनाते हैं बैलेंस शीट, सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। एनपीओस की लेफ्ट साइड लायबिलिटीज़ और कैपिटल्स होती हैं, और राइट साइड जो होता है आपका एसेट्स होती हैं। तो लायबिलिटीज़ में यहाँ पर बहुत सारे फंड्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के फंड्स, और उनका किस तरह से हमने यूटिलाइज़ किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है, इस तरीके से आ सकता है। और एसेट साइड में हमारी जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती हैं हमारे एनपीओस की, वो यहाँ पर शो की जाती है। तो ये हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एनपीओस में प्रिपेयर की जाती हैं। तो आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और जो कंसेप्ट्स है वो भी समझ में आए होंगे, क्योंकि ये एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, तो इसमें हमें जो बेसिक्स हैं उसके जानना बहुत ज़रूरी था, ताकि आगे जब हम इस चैप्टर को ये डेवलप होगा चैप्टर, तो इसमें हम और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जब करें तो आपको पता होगी कहाँ किसका मतलब क्या होता है और उसके रूल्स क्या हैं प्रिपेयर करने के। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।